19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग विश्व के कई नेताओं से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार संपन्न। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीमें गठित करने को कहा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद गंभीर स्तर पर पहुंचा और अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका में निर्मित लंबी दूरी के मिसाइलों के उपयोग की अनुमति दी। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। और जानकारी के लिए बात करते हैं रियो डी जेनेरो में मौजूद हमारी संवाददाता साक्षी से। साक्षी, शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के बारे में आपके पास इस समय क्या ताजा जानकारी है? नमस्ते नवीन, अभी पहला जो प्लेनरी सेशन जो हम बोलते हैं वो अभी भी चल रहा है। इस सम्मेलन का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है, अंग रहा है, वो ये है कि जो गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए जो वैश्विक संगठन की पहल करी है ब्राजील की अध्यक्षता में, आज इसका औपचारिक तौर पे आरंभ कर दिया गया है। और ब्राजील के प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास पर जोर देते हुए इसमें माना कि इसका वैश्विक सबका सहयोग बहुत जरूरी है और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये गठबंधन जो है ये सदस्यों के अतिरिक्त बाकी देश, बाकी संगठन इससे जुड़ सकते हैं जी। और भारत का हमेशा इस गठबंधन के लिए समर्थन रहा है जी। साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कौन कौन से वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे? नवीन, अभी जितना जानकारी मिल रही है, आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब आज के 2 सेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद पोर्चुगल, इंडोनेशिया, इटली और नॉर्वे के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री की या एमईए की जो ब्रीफिंग होगी देर रात, उसमें मिल पाएगी। धन्यवाद साक्षी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले श्री मोदी ने आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन स्थल पर स्वागत के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबोराय की स्मृति में आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंगभवन में शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हें अर्थशास्त्र, संस्कृति, संस्कृत साहित्य और इतिहास पे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने अपने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने नीतियों और अर्थव्यवस्था के समक्ष विभिन्न मुद्दों के बारे में डॉक्टर देवराय के साथ काम किया था। He was always very sincere, very committed to whatever he did, his Sanskrit translations and all these Puranas and Gita, Mahabharata and so on. But as member of the Niti Aayog or chairman of the PM Economic Advisory Council, in spite of all his other work, literature, economics and all, he was extremely passionate about the official part also. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेज रहा है। गृहमंत्री ने कल भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
राज्य में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीट और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाली 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 150 से अधिक रैलियां की। चुनावी प्रचार अभियान के दौरान दोनों ही तरफ से बड़े बड़े वादे और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। एनडीए नेताओं ने कथित बांग्लादेशी घुसपैठ, हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मासिक नकद हस्तांतरण योजना जैसे मुद्दों को उठाया। वहीं इंडिया ब्लॉक ने महिलाओं के लिए नकद गारंटी, युवाओं को रोजगार, केंद्र के झारखंड के साथ कथित भेदभाव और अपर्याप्त धन आवंटन को मुद्दा बनाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के अभियान का नेतृत्व किया। एनडीए के अन्य स्टार प्रचारकों अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, चिराग पासवान और मिथुन चक्रवर्ती ने जोरदार प्रचार किया। दूसरी ओर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किया। केके लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने कई रैलियां की। आज शाम को 6 बजे राजनीतिक दलों का हाई वोल्टेज प्रचार थम जाने के बाद अब सभी की निगाहें 20 नवंबर पर टिकी है, जब महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान होगा। मुंबई, जो कि वित्तीय राजधानी है, में शहर और उपनगरों के कुल 36 विधानसभा क्षेत्रों में 1,02,29,000 पात्र मतदाता है। चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर में 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। अंकिता आप्टे के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी आज समाप्त हो गया। मतदान बुधवार को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उन टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं और कुछ समुदायों के खिलाफ टिप्पणी की थी। आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मुक्तसर के गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में श्री चन्नी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को तत्काल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से कम होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारों को स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाएं भी तुरंत बंद करने को कहा है। न्यायालय ने पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर स्तर पर पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रैप 4 के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। आज शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 495 दर्ज किया गया है। समाचार कक्ष से जया भारती। इस बीच प्रदूषण के कारण कई रेलगाड़ियां और उड़ान सेवाएं बाधित हुई हैं। करीब 11 उड़ानें देरी से चल रही हैं और 7 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। उत्तर रेलवे ने बताया कि 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। इस महोत्सव को विकसित भारत युवा नेता संवाद नाम दिया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत और उनके समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश में 1 लाख ऐसे यूथ लीडर डेवलप करना है जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसे यूथ को विकसित भारत में भी हमें जोड़ना है और लीडर भी बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया।
ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना मीन्स विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं की प्रतिभा को विकसित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में हमला करने के लिए अमेरिका में निर्मित लंबी दूरी के मिसाइलों के उपयोग की अनुमति दे दी है। हालांकि इस फैसले की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उधर जर्मनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना दी गई है। हालांकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा कि अमेरिका के फैसले के बाद भी जर्मनी अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन नहीं भेजेगा। इस बीच पोलैंड सहित यूरोपीय नेताओं ने बाइडेन के इस फैसले का समर्थन किया है, जबकि हंगरी के विदेश मंत्री ने इस फैसले को जोखिम भरा कदम बताया है। उधर रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका अपने इस फैसले से तनाव को और बढ़ा रखा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। इससे ठीक 2 महीने पहले निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला लिया है। इस बीच आज यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेशा में रूस के मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 44 घायल हो गए। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 7% वृद्धि दर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में सबसे तेज गति से बढ़ने की आशा है। भारत के बाद 5% की वृद्धि दर के साथ इंडोनेशिया दूसरे और 4.8% के साथ चीन तीसरे स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में भाग लेने के लिए 20 से 22 नवंबर तक लाओस की राजधानी वियंतियाने की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। बैठक के दौरान वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करेंगे। जर्मनी ने इस वर्ष के आखिर तक 2 लाख प्रशिक्षित लोगों को वीजा देने की घोषणा की है। पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 10% अधिक है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को लंबे समय से श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एक धरती एक परिवार एक भविष्य ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रासंगिक है। जैसा कि पिछले वर्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर बात की गई थी। रियो डी जेनेरियो में जारी शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख तथा गरीबी से लड़ाई पर सत्र में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग विश्व के कई नेताओं से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार संपन्न। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीमें गठित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।